नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह राजस्थान में चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये पहला अवसर होगा जब किसी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों से राजस्थान में सीधे पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से तैयारियां जारी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता से समर्पण भाव से संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता के दम पर ही संगठन मजबूत होगा। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को जवाब दे और सीना ठोक कर कहे कि हमने विकास के काम किए हैं, हमने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के मुकाबले वर्तमान सरकार के 2 साल के काम कार्यकर्ता सीना ठोक कर गिना सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आयोजित उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में भाग लिया और कहा कि माल्टा राज्य का पारंपरिक उत्पाद है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने और माल्टा के उत्पादों को बाजार में बेहतर जगह दिलाने के लिए 10 जनपदों में माल्टा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जैसे हमने कीवी मिशन और एप्पल मिशन शुरू किए थे, वैसे ही अब माल्टा मिशन भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य माल्टा उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला महोत्सव अभी चमोली जनपद में हुआ था, गोचर में, जिसमें पूरे राज्य के सभी प्रकार के माल्टा जो उत्पादित होते हैं उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया था। आज देहरादून में किया गया है, आने वाले समय में अन्य जनपदों में होगा और एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी हम माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। और मैंने आज घोषणा करी है कि हमने जैसे कीवी मिशन शुरू किया तो कीवी में बहुत उत्पादन हमारा बड़ा है। हमने एप्पल मिशन शुरू किया, एप्पल में बड़ा है। ड्रैगन में हम पॉलिसी लेकर आए तो ड्रैगन का उत्पादन बहुत बड़ा है। महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है, जो सगंध की खेती के क्षेत्र में है। इसी प्रकार से हम माल्टा मिशन भी शुरू करेंगे, जिससे कि व्यापक रूप से माल्टा का उत्पादन और बढ़े और हमारे पूर्वज और हमारी प्रकृति जो हमको देकर गई है, वो और आगे बढ़े। हमारी नई पीढ़ी भी इसको अपनाए और देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया। 2025 से 2030 के कालखंड को बिहार के स्वर्णिम भविष्य के आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में जब से उनकी सरकार बनी, तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों को उत्थान और हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे पहले उनकी कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घर पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसमें नर्सिंग सहायता, घर पर ही पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर, ईसीजी जांच और फिजियोथेरेपी की सुविधा शामिल है। सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 14 नक्सलियों को
ढेर किया है। सफल अभियान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान लगातार बस्तर में नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। दुर्गम इलाकों में पहुंचकर वे बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ आएंगे। नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन पहली बार हो रहा है और इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार बस्तर को नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान जो दुर्गम इलाकों में भी जाकर बस्तर को नक्सल मुक्त। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच महायुति गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा वे आज उन्हीं लोगों के साथ सरकार में हैं जिन्होंने कभी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। अजीत पवार का ये बयान बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल के आरोपों के बाद में आया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजीत पवार ने बिना बीजेपी का नाम लिए कहा कि जिन लोगों ने कभी उन पर 70,000 करोड़ की सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे वही लोग आज उनके साथ सत्ता में है। सिर्फ आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत में अपराध साबित न हो जाए। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। इधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के संकल्प के तहत वंदे भारत का स्लीपर संस्करण एक नया और महत्वपूर्ण प्रयास है। रेल मंत्री ने बताया कि इस ट्रेन को पूरी तरह नए तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके हर पहलू में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। जल्द गुवाहाटी से कोलकाता के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिजाइन है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है वो पूरी तरह से नए डिजाइन है। इसके जो कोचेज हैं कोच का डिजाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिजाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। कोचेस के आपस में जो कपलर हैं वो नए डिजाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज में पैसेंजर्स के कंफर्ट को पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है उसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिजाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का उसका एर्गोनॉमिक डिजाइन किया गया है। और जब डिजाइन किया गया था तब करीब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के चढ़ा के डिजाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया। अंदर टॉयलेट्स का डिजाइन नए तरीके से किया गया जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। पेंट्री एक नए डिजाइन का है, आप अंदर जाके देखेंगे पेंट्री नए डिजाइन का है। प्लस जो साथ में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी होते हैं, क्लीनिंग के लिए हो, खाना सर्व करने के लिए हो, उन सब के लिए भी अलग से व्यवस्था इसमें ट्रेन में देखी गई है। उनके लिए अलग से बर्थ रखी गई है
अलग से व्यवस्था उनके लिए एरिया डेजिग्नेट किया गया है। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीजनेबल रखा गया है और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी, यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है। आपने सस्पेंशन सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में हाल ही में टेस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे। टेस्टिंग के दौरान टीम ने 3 पानी के ग्लास रखे, उसके ऊपर एक और ग्लास रखा और वो स्टेबल रहा। तो ये डिज़ाइन में भारत के इंजीनियर्स की जो ताकत है वो इस डिज़ाइन से प्रूव होती है कि भाई सेमीकंडक्टर के 2 नैनोमीटर की चिप्स भी डिज़ाइन कर सकता है भारत का इंजीनियर, इस तरह की ट्रेन भी डिज़ाइन कर सकता है और स्पेसक्राफ्ट रॉकेट भी डिज़ाइन कर सकता है। ये भारत के इंजीनियर्स की डिज़ाइन की ताकत है और ये भारत के प्रधानमंत्री जी का हमारे टैलेंट में, देश के युवाओं में, देश के टैलेंटेड इंजीनियर्स में जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, वो इसका आपके सामने एक एग्जाम्पल। सर, जो आपने ट्रायल किया था और वो ग्लास में पानी रख के दिखाया, क्या बाकी रूट पे जो आप जहां नई वंदे भारत आप शुरू कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक उसी तरह का है? और उसी तरह ट्रैक बहुत देश में अपग्रेड हुए हैं। करीब 79% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर सिस्टम दे हैव बीन अपग्रेडेड। उनको चेंज करके नए ट्रैक लगाए जा चुके हैं। करीब हर साल 7000 किलोमीटर रेलवे में ट्रैक का अपग्रेडेशन चल रहा है। बहुत मैसिव अपग्रेडेशन चल रहा है। जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये जो आप OHE देखते हो, उसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस का अपग्रेडेशन चल रहा है। सिग्नलिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन चल रहा है। जो 60-70 वर्ष तक रेलवे को निगलेक्ट किया था सरकारों ने, आज मोदी जी रेलवे पे एक बहुत विशेष फोकस देकर रेलवे को एक नई दिशा, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके कारण आज यात्रियों में एक नया अनुभव मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में कांग्रेस नेता चैतन्य बघेल को जमानत मिलने पर भाजपा ने सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस चैतन्य बघेल को जमानत मिलने पर उन्हें दोष मुक्त मान रही है, तो क्या कवासी लखमा को जमानत नहीं मिलने पर दोषी मानती है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस ने एक आदिवासी नेता को शराब घोटाले में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया और अब उन्हें जेल में छोड़ दिया। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों न ये माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा और केवल जमानत मिल जाना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद बीसीसीआई ने शाहरुख खान की IPL टीम KKR को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये फैसला ले लिया गया। अब इस मामले पर शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बीसीसीआई के सचिव सैकिया जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हम हिंदुओं की भावनाओं को समझा, भारत के देशवासियों को भावनाओं को समझा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा, उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये देश अब जाग गया है। यह देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद का देश है। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या हम ऐसे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यापार के लिए क्या ये सब भूल जाएंगे? शाहरुख खान साहब, आप हमारे हीरो हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं। आपको भी पहले ये फैसला लेना चाहिए था कि उसको नहीं लेना चाहिए। चलिए, बीसीसीआई ने देर आए दुरुस्त आए का कदम हुआ। हम आज ही जाने वाले थे बीसीसीआई के दफ्तर की मांग करने की बीसीसीआई कुछ इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन हमारे जाने से पहले ही आदेश आया है, तो हमें अब नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को, बीसीसीआई को और इस देश के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को कि ये सही फैसला है, यही होना चाहिए था। हमारे देश में बहुत सारे रहमान हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन है, सरफराज है, हम उनको लेके खेलेंगे। हमें किसी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहमान की जरूरत नहीं है। यह सनातनी है, यह हिंदुओं का देश है, यह सबको साथ लेकर चलने वाला देश है। क्रिकेट हमारी जान है, आन बान शान है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का। इधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना या मुकदमा दर्ज होना ये साबित नहीं करता कि वे दोषी ही है। अजित पवार ने कहा कि लोकतंत्र में जब तक अदालत से दोष सिद्ध न हो जाए तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन पर भी कभी 70,000 करोड़ रुपए की कथित सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन आज वे सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाला बयान बताया है। दादा पवार भी अजीत दादा पवार जो कह रहे हैं बस उसके लिए इतना ही है कि दूध सी सफेदी भ्रष्टाचारियों को आए, अगर वो भाजपा में घुल मिल जाएं। ये है नई भाजपा। ये कहती है अपराधी करो, भ्रष्टाचार करो, चाहे जो करो, असंवैधानिक काम करो, लेकिन हमारे दल में आ जाओ, स्वच्छ और निर्मल हो जाओ। वही अजित दादा पवार भी कह रहे हैं कि बताइए, जो हम पर आरोप लगाते थे आज उन्हीं के मंत्रिमंडल में हम मंत्री हैं, आज वो हमारे साथ है। तो जो बाकी अपराधियों को हमने टिकट दिया है, पिंपरी से, पुणे से, चिचोड़ से, वो बेचारे अपराधी हैं, तो क्या हुआ, वो कल निर्मल हो जाएंगे, चुनाव जीत जे आएंगे, उनका सत्कार होगा, उस साधु संत की तरफ बन जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अपराधी अपराधी रहता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी रहता है। चुनाव जीत जाना क्या बहुत बड़ा मापदंड होता है आपके चरित्र का? चरित्र का सर्टिफिकेट तो जनता जनार्दन देती है, जो जनता देखेगी वही कहेगी। खैर अजित दादा, अब आप नई टीम, नई पारी, नए खेल के मैदान में हैं, तो इसका मतलब आप सारे नियम ताक पर रखकर खेल खेलेंगे, ऐसा भी नहीं होता। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और हाईकोर्ट के वकील संदीप कुमार मौजूद रहे। किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कोर्ट के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया था। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता ने एएसआई सर्वे और वहां पूजा करने की अनुमति की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है। इस दावे का मुस्लिम पक्ष अंजुमन कमेटी विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने पाठ्यक्रम संस्थान में आयोजित पूज्य रज्जू भैया स्मृति व्याख्यानमाला में स्व का बोध और विकास की अवधारणा विषय पर संबोधित किया। डॉक्टर गोपाल ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत प्राचीन काल से ही वैभव संपन्न रहा है, लेकिन उस वैभव का आधार केवल धन नहीं था। शिक्षा, ज्ञान, नैतिकता
और सांस्कृतिक मूल्यों ने भारत को समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि भारत हमेशा से गरीब रहा है। वास्तविकता ये है कि भारत ने लंबे समय तक वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। मंच पर विराजमान श्रीमान सोनी जी, श्रीमान राम स्वरूप जी, श्रीमान नंद किशोर जी और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बहनों, आदरणीय बंधुओं, संघ के सरसंघ चालक रहे पूजनीय रजू भैया प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी में प्राध्यापक थे। मेरा फोटो खींच दीजिए तो। उनके पिताजी कुंवर बलबीर सिंह जी उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय चीफ इंजीनियर थे और उन दोनों जो एक इंजीनियर होता था वो सभी काम देखता था, इरिगेशन का, पीडब्ल्यूडी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब काम। तो पहले वे भारतीय मुख्य इंजीनियर थे। लेकिन ऐसे परिवार में पले बढ़े, लेकिन आगे चल करके उन्होंने पूरा समय फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए दे दिया। हम लोगों का बहुत बार मिलना होता था, वर्ष में 2 बार 3 बार वे प्रवास पर आते थे जरूर। तो उनको देख करके लगता था हर एक क्षेत्र में उनका बहुत गहरा ज्ञान है। यद्यपि वे भौतिकी के तो प्राध्यापक थे, लेकिन संगीत के बारे में, विकास के संबंध में, साहित्य के संबंध में, आर्थिक नीतियों के बारे में, संस्कृति, विदेश नीति, बहुत विषयों पर उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। तो जब बोलते थे तो अनेक विषय के वे जानकार। लेकिन रजू भाई कहते थे, देखो भाई, बहुत जानकारी करो, दुनिया में जहां भी पा सकते हो वहां से जानकारी इकट्ठी करके लाओ, लेकिन ध्यान में रखो तुम कौन हो। अपने स्व का बोध ये हमेशा तुमको ध्यान में रहे। स्व का बोध का अर्थ है कि हम कौन हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कौन, हमारी संस्कृति क्या, हमारा साहित्य क्या है, हमारी। छात्र राजनीति में मशहूर हो रहे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार चर्चाओं में आने की वजह राजनीति नहीं है, बल्कि निर्मल चौधरी की नई लग्जरी कार है। इस नई लग्जरी कार की कीमत हैरान करने वाली है। वही कार की कीमत की वजह से सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई है। बहस इसलिए भी छिड़ी हुई है क्योंकि निर्मल चौधरी ने छात्र राजनीति में होते हुए तीसरी लग्जरी कार खरीदी है। निर्मल चौधरी ने हाल ही में टोयोटा वेलफायर कार खरीदी है। वेलफायर को देश की सबसे लग्जरी में गिना जाता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वही नई कार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेरठ के नौजदी थाना क्षेत्र के एल ब्लॉक में आवास विकास विभाग की टीम ने ठेलों और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की है। टीम बुलडोजर और मजदूरों के साथ पहुंची ताकि दुकानों के बाहर लगे अवैध ठेले हटाए जा सके। आवास विकास का बुलडोजर देखते ही दुकानदारों ने अपने तख्त और सामान हटाना शुरू कर दिया। बुलडोजर के साथ मजदूरों ने हथौड़े लेकर अतिक्रमण हटाने में मदद की। हालांकि टीम ने पहले दुकानदारों और अतिक्रमणकर्ताओं को चेतावनी दी और इसके बाद कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी की। आवास विकास विभाग ने यह साफ कहा है कि भविष्य में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय समय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के डूडा कॉलोनी में 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। मामूली कहासुनी के बाद युवकों को पीटा गया और उनकी स्कूटी भी तोड़ दी गई। पुलिस के अनुसार ये घटना एक युवती के साथ हुई मारपीट के बाद हुई। कॉलोनी के लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया। पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल और परिवहन हब से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। आदेश में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से शेल्टर्स में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था, बजाय इसके कि उन्हें उनके पुराने इलाकों में वापस छोड़ा जाए। हालांकि दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शन में पशु संरक्षण समूहों ने इस आदेश पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। वक्ताओं का कहना था कि सड़क के कुत्तों को हटाने या स्थानांतरित करने की नीतियां बार बार असफल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली से मैं वरुण सिंह। जिस तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने जो पेट को यानी कि डॉग्स वगैरह को या जितने भी जानवर हैं जैसे कि बिल्ली हो गई या डॉग्स हो गए जो अपने घरों में रखते हैं, उनको लेकर आज जंतर मंतर पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आज डॉग लवर को लेके, डॉग्स को लेके, एनिमल्स के लेके आप लोगों ने जंतर मंतर, दिल्ली की बहुत बड़ी ऐसी जगह जहाँ पर बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आज आपने वहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जिसमें कि एक व्यक्ति ने आपके यहाँ डॉग की जो ड्रेस पहनकर एक दर्शाया कि हम कितना प्रेम करते हैं, जैसे कि एक बच्चा है हमारे घर में, हम उसकी तरह उस जानवर को रखते हैं। इसके बारे में आप क्या करें? आज हम यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुआ है जंतर मंतर में, आप सभी को पता है जो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन था नवंबर 2025 में, जिसमें ये बोला गया था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस से जो भी स्ट्रीट डॉग्स है उसको राउंड अप किया जाए और रिमूव किया जाए। तो अगर हम ये चाहते हैं, ये एक साइंटिफिकली सॉल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जो डिसीजन है उसको रीफोकस करे और इसका जो ह्यूमन्स और साइंटिफिकली सॉल्यूशंस है जो बहुत इफेक्टिव है उसके ऊपर फोकस करें, तभी हम जो डॉग पॉपुलेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। जो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट के सुनते हैं, इतनी डॉग बाइट्स केसेस और जो रेबीज केसेस के सुनते हैं, वो सभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या साइंटिफिक सॉल्यूशन है, वो हमारा जो ABC प्रोग्राम है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, ये बर्थ कंट्रोल से ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम से हम स्टेरिलाइज करते हैं डॉग्स को, उसको वैक्सीनेट करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो जो डॉग पॉपुलेशन है वो मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, उससे धीरे धीरे रेबीज केसेस भी कम होता है, जो डिजीजेस होता है वो भी कम होता है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम होता है। और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हम भी चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, लोगों में जो डॉग बाइट्स होते हैं वो भी केसेस कम हो। तो हम भी चाहते हैं कि जो रोड सेफ रहे और रोड में कम कुत्ते दिखे, लेकिन उसके ऊपर हमें साइंटिफिक सॉल्यूशन में फोकस किया जाए। मैम, एक चीज और, जिस तरीके से जो लोग हैं जो जानवर खरीद के ना, आपने डॉग खरीदा, उसके लिए इंजेक्शंस डॉक्टर के जो डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या वो लोग करवाते हैं? जैसे कि गली में जो आवारा घूम रहे हैं उनके ऊपर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जो घर में रखे जाते हैं उनको तो हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे बीमार पड़ गया या उसके जो फूड है उसको देखकर हम बहुत देखभाल करते हैं। लेकिन आवाराओं की जो दिल्ली सरकार ने जो वो उठाया था कदम, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दिल्ली सरकार ने उठाया था कि डॉग्स को उठा के आप सेंटर में डाल दीजिए, लेकिन हमें वो देखना है, वो जो सेंटर की जो बात करें वो कितना आपका इफेक्टिव है, उसमें कितना जगह है। आप अगर मान लीजिए आप 1000 कुत्ते को उठा के एक में डाल दिए, जो 100 की कैपेसिटी है, 100 उसमें रख सकते हैं, तो उसमें अगर आप वो फैसिलिटीज नहीं होगा तो उसमें से फिर डिजीजेस होंगे डॉग को, फिर कितने लोगों को हमें पता ही नहीं चलेगा कितने डॉग्स की मौत हो जाएगी। सो ये धीरे धीरे दे विल किल, एक्चुअली हम उनको मतलब मार देंगे, उस तरह से लेकर जाएंगे। और सभी चीज का एक सॉल्यूशन है, उनको वैक्सीनेट किया जाए, उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाए। स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ही हम उसका जो उसी तरीके से उसको भी हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपने देखा कि इंजेक्शन से लेके उसके हेल्थ से लेके उसके फूड तक का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल न करने के निर्णय पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि फैसला करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान है और उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सनातनियों पर हो रहे अत्याचारों को अनदेखा करते हैं। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि कुछ दिन पहले मुंबई में 50,000 लोगों की उपस्थिति में मैंने ये मांग उठाई थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भारत से बाहर किया जाना चाहिए। वहाँ जिस तरह से हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है और हमारी माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है,
उसे कोई भी सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने खुशी जाहिर की कि उनकी आवाज़ सही जगह तक पहुंची और बीसीसीआई ने जन भावनाओं को समझते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से दूर रखने का निर्णय लिया है। सभी देशवासियों को, सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आपको याद होगा मुंबई में कुछ दिन पहले आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर मैंने कुछ कहा था। कहा इसलिए था कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा सनातनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 50,000 के लगभग लोग बैठे हुए थे मुंबई में, तो मैंने ये बात रखी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर जाना चाहिए और मैंने इंक्लूड नाम लिया था मिस्टर KKR। बीसीसीआई को भी मैंने कहा था। तो आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हों, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हों, मंदिर जलाए जा रहे हों, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर KKR का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर KKR, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोलें कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात, इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विदिन 2 डेज 3 डेज में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो जितने भी इसमें सपोर्ट किया है मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बल है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसे ही देश, धर्म और अपनी नेक्स्ट जनरेशन। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।